हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हम सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे उसी के अंदर अब आज जो है हम तीसरा वीडियो जो है उसको हम देखेंगे। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके बारे में डिटेल्स में। इससे पहले जो हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसके अंदर हमने बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हम किस में निकालते हैं, जिसमें हमने मोलरिटी पढ़ा, मोलिलिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा। तो वो चीजें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर की थी। दूसरे वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ, रेवर्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हमने दो पार्ट्स पढ़े, जिनके अंदर पॉजिटिव डेविएशन होता है और जिनके अंदर नेगेटिव डेविएशन होता है। इस थर्ड वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो हमने पहले ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो सॉल्यूशन है तो उनका जो नेचर है, जो अब वो नया सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो डिपेंड करता है उनके नेचर पे कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, दोनों एक दूसरे की बॉन्डिंग को तोड़ रहे हैं या नई बॉन्डिंग ऐड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट बट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कोई भी हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है तो उसके अंदर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कभी उसकी डिफरेंट भी हो सकती है, कभी सेम भी हो सकती है। लेकिन अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें, देखो एक होता है वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब जैसे पेट्रोल है जो उड़ जाता है, और नॉन वोलेटाइल होता है जो जल्दी से नहीं उड़ता। ठीक है, तो मान लो अगर हमने पानी में नमक डाल दिया तो नमक जल्दी से ऑपरेट नहीं होता। वाटर तो आपका ऑपरेट हो जाएगा लेकिन पानी एज इट इज नीचे रहे, सॉल्ट जो है वो नीचे एज इट इज रहेगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा, एक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, दूसरा जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो वेपर प्रेशर है, जो पहले वो वेपर प्रेशर लगा रही थी, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। नेचर सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के आपने कितने पार्टिकल डाले उसके ऊपर जो डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी है, सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारी मेन चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। अब जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने कुछ मिला दिया, तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन की कंपैरिजन में जो हमारा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है वो ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि देखो ये जो पार्टिकल्स आए हैं, नॉन वोलेटाइल की हम बात कर रहे हैं, वो क्या कर लेंगे, इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जो सरफेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जब सरफेस को उन्होंने नॉन वोलेटाइल ने ऑक्यूपाई कर लिया तो वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। किसकी कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर्स जो है, जो इसमें पानी की जो वेपर्स बनेंगी वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो बाहर क्यों नहीं निकल पा रही, क्योंकि इसका जो सरफेस है इसके ऊपर नॉन वोलेटाइल चीजें आके जुड़ गई। तो जब तक वो नॉन वोलेटाइल वहां से हटेंगे नहीं, वेपर्स बाहर नहीं आ पाएंगी। तो जैसे रेवर्स लॉ में जो हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, उसका प्योर जब वो प्योर था तब उसका वेपर प्रेशर कितना है प्योर स्टेट का, इनटू मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं। इसी तरह से आपको सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसका प्रेशर जो होगा इट विल बी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो उस हिसाब से उसका वेपर प्रेशर होगा। बट अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो जैसे प्रेशर हमें सॉल्यूशन का निकालना है तो उसका प्योर स्टेट में कितना था और उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं सॉल्वेंट के। लेकिन हमने मोल फ्रैक्शन में ये भी पढ़ा है x1 प्लस x2 1 होता है। x1 हमने क्या लिया है, सॉल्वेंट का, और x2 लिया है सॉल्यूट का।
तो अगर हम निकालना चाहें x1 क्या होगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2, ठीक है। इस x2 को हम इधर लिया है तो ये हो गया 1 माइनस x2, और x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ अब देखो P इज इक्वल टू P1 नॉट 1 माइनस x2, जो हमारा सॉल्वेंट था उसके अंदर हमने क्या करा, x1 की जगह पे पुट कर दिया 1 माइनस x2, क्योंकि हमने पीछे निकाला था x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। नाउ P नॉट माइनस P विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू में x2। अगर हम इसको नीचे ले आए वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट को, तो वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट विल बी इक्वल टू x2, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के कितने हैं। तो एक तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, P1 नॉट माइनस में P अपॉन PI नॉट इज इक्वल टू x2। P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, उसमें से P को हम माइनस कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अब कम हो गया। क्यों कम हुआ, कि जो हमारा सॉल्यूट था नॉन वोलेटाइल उसने उसके सरफेस को ढक लिया, तो वेपर्स बाहर इजीली नहीं निकल पाएंगी। तो यहां पे देखो, अगर आप देख रहे हो तो जो हमारे रिलेटिव लोअरिंग हो रही है वेपर प्रेशर की, यानी पहले प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में जितना लोअरिंग हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x2 के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है कि जो वो प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का, उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, यानी उतनी ही वेपर प्रेशर घटेगा। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग जो होती है वो तो मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्योंकि हम जब रिलेट कर रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट से एज कंपेयर टू जो हमारा सॉल्यूशन बना है, तो उसमें तो वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लोअरिंग हो रही है तो वो कितनी भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कितनी रिलेटिव लोअरिंग हुई दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। Therefore, it is a colligative property. तो इसमें आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट रिलेटिव लोअरिंग इज इन वेपर प्रेशर इज ए colligative property। तो आपने ये डेरिवेशन करके और वो दिखानी होगी कि P1 नॉट माइनस P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, therefore it is a colligative property। अभी मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, इसको आपने खुद करके देखना है। जैसे हमने यहाँ पे सुक्रोज लिया और वाटर लिया है, सुक्रोज जो है वो सॉल्यूट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हमने, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए हमने। उसके बाद हमने इस इक्वेशन में इसको पुट किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। ये कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसका प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके हिसाब से आपने ये निकालनी है, क्योंकि आपको सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, तो आप इसको सीधे P अपॉन में P नॉट करके निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका x2 है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। और मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट कितना है उसका, मोलर मास कितना है। जैसे सुक्रोज है C12H22O11, तो उसका मास कितना दिया है 171.2 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसी तरह से वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है, और कितना 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो 1000 बाय 18.92 दैट इज 55.5। तो इस तरह से हम इस कितनी लोअरिंग हुई, रिलेटिव लोअरिंग हुई, वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। now दूसरी बात आते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, जब आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। सबसे पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब उसका वेपर प्रेशर भी कम हो गया, यानी उसकी वेपर तो कम बन रही है, तो कम बन रही है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, जिससे कि वो एस्केप कर जाए, जो बाहर नॉन वोलेटाइल है उससे बाहर निकल पाए। तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। जैसे वाटर है पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, लेकिन आपने इसमें नमक डाल दिया तो वो 100 से ज्यादा पे बॉईल करेगा, क्योंकि ऊपर एक नमक की लेयर जमा है। तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा, जब वेपर प्रेशर ही कम हो गया, जब उसकी वेपर ही कम बन रही है तो वो बॉयल भी लेट होगा।
तो जितना ज्यादा हमें टेम्परेचर उसको देना पड़ा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। इस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का यूज क्या है? देखो, आपने कभी देखा होगा कि जो सड़कें होती हैं उस पर हम सॉल्ट डालते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं? कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर देता है। कैसे करता है? कि जो आयंस होते हैं वो इंटरफेयर कर जाते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, ठीक है। और आयंस क्या करते हैं? उसको हार्डर बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को। तो जो उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो बाहर जाना है, तो वो क्या हो रहा है, ऊपर एक हार्ड लेयर बनी हुई है, तो उनको बाहर निकलने में दिक्कत आएगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसको हम कैसे यूज करते हैं कि हम एक तो वाटर के अंदर साल्ट डालते हैं जिससे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और 1 मोल अगर हम उसमें डाल दें तो 0.5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से आपके एंटी फ्रीज होते हैं कार इंजन में, ठीक है। तो वो हम एंटी फ्रीज उसमें डालते हैं जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। तो वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे हम उसके अंदर एंटी फ्रीज मिलाते हैं, वरना वहां टेम्परेचर बहुत लो होता है तो फ्रीज हो जाएगा वो। तो उसी चीज को हमने यूज किया है, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डिप्रेशन भी करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, कि पानी जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था, अगर आपने इसमें नमक मिला रखा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही यूज किया है इन दोनों चीजों में, ठीक है। नाउ बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट देखो, ये हमारा प्योर वाटर था, इसमें से वेपर्स आराम से निकल रहे थे, लेकिन जब हमने उसके अंदर कुछ मिला दिया, मान लो हमने सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्ट ने क्या करा, ये लेयर बना ली सॉल्ट ने। तो अब पानी को एस्केप करने से पहले इन लेयर को धक्का मारना पड़ेगा या इन लेयर से पास होना पड़ेगा। तो इस लेयर से जब वो पास होंगे तभी उनका वेपर्स बनेंगे, तो तभी वो बॉयल करेंगे, ठीक है। तो ये प्योर था और इसके अंदर हमने क्या मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो फ्यूअर सॉल्वेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल के, वो एस्केप कर पाएंगे, सारे एस्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में आपकी एक लेयर आ गई किसकी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। अब कितना बढ़ेगा एलिवेशन, तो उसका पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था, ठीक है, और अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो है प्योर स्टेट का था, और ये जो आपने उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया वो है, क्योंकि सॉल्ट डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, दैट विल बी जो अब उसका है और जो उसका प्योर स्टेट में था उसके डिफरेंस से हमारा डेल्टा टी बी आएगा। उसके हिसाब से हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहां लगा दिया के बी इंटू एम। ये के बी क्या है, यह है एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर एम क्या है, मोलरिटी, अगर मोलरिटी को हम 1 ले लें तो डेल्टा टी बी के बी के बराबर हो जाएगा। तो इस के बी को अगर हमें डिफाइन करना है एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट को या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, के बी को दोनों बोल सकते हैं, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी और एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी, ठीक है। तो मोलरिटी जब आपने 1 मोल ले लिया, मोलर ले लिया, तो डेल्टा बी के बी के बराबर हो गया। अगर हमें इसको डिफाइन करना है के बी को, तो एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, कितना एलिवेट हुआ, ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन में कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ, इट इज कॉल्ड एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल है, रटना नहीं है, इसकी 1 मार्क्स में डेफिनेशन आती है, व्हाट डू मीन बाय एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ये देखो यहां पे ग्राफ दिया हुआ है आपको कि जब प्योर था तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था, और जैसे ही उसके अंदर आपने सॉल्यूट मिलाया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक यहां पे ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे आपकी तीनों स्टेट मिल जाए, ठीक है, और वो होता है 0.0098। इस टेम्परेचर के ऊपर तीनों स्टेट मिलेगी आपको, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल एक सॉल्व करके बताया हुआ है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एम यहां पे आपकी क्या है, मोलरिटी, और मोलरिटी हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है आपका, वेट कितना है सॉल्यूट का अपॉन में मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 1000। अब अगर हम इसको बात करें कि हमने इसको क्यों कहा है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे।
जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो आपको खुद करके देखना है कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। आप इसको पॉज कर सकते हो वीडियो को और उसके बाद इसको कर सकते हो। डेल्टा टी भी ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, डिफरेंस है, पहले कितना था और अब कितना है। की भी आपका क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको ज्यादातर दी होती है, कुछ क्वेश्चन में आपको निकालना भी पड़ेगा। एम आपकी मोलरिटी है और मोलरिटी क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इट्स मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन में 1000। तो इस तरह से आप इनको न्यूमेरिकल को यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ तीसरी जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो चेंज हो जाए सॉलिड के अंदर, उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब कोई भी चीज फ्रीज कब होगी, जब उसकी जो हीट है वो बाहर निकाल दे, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो बाहर निकाल दे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो वो बाहर निकाल नहीं पाएगी। क्यों नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि वहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने एक लेयर बना ली। अब लेयर से जब हीट निकलेगी तभी तो उसके लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगी। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो पहले वाटर फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको हीट निकालने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। डिप्रेस मतलब कम हो जाएगा, ठीक है, पहले की कंपैरिजन में, यानी प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। तो कितना, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है यहां पे, यह क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और ये डेल्टा टी एफ क्या है, कितना डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, प्योर सॉल्वेंट का कितना था और अब जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कितना है। तो हम इसको जो डेल्टा टी एफ निकालेंगे, टी प्योर स्टेट का माइनस टी एफ जो अब है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिप्रेशन हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में मिला दिया। अब हमने देखो डेल्टा टी नॉट एफ से माइनस किया है टी एफ को, क्योंकि प्योर स्टेट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और अब क्या हो गया, माइनस में जा रहा है, यानी कम हो गया। तो ज्यादा में से हमने कम को माइनस किया है। एम क्या है, वही आपकी मोलरिटी है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उतना ही डिप्रेशन ज्यादा होगा। अब यहां पे भी अगर मान लो हमें के एफ को डिफाइन करना है तो हम क्या करें, मोलरिटी को 1 ले लें। तो के एफ में भी डिफाइंड एज, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। एक मोलर सॉल्यूशन में कितना डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये डी लिखा रह गया लिखना, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये न्यूमेरिकल को आपने जरूर करके देखना है। कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो। ये भी एक और एग्जांपल है जिसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो निकाला है, ठीक है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। देखो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से जरूर आएंगे, चाहे मोलरिटी का है, मोलरिटी का है, नॉर्मेलिटी का है, या फिर आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ जो नेक्स्ट है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जैसे पानी में आपने किशमिश डाल दी, तो पानी में शुगर नहीं है लेकिन किशमिश में शुगर है, मिठास है। तो क्या होगा, पानी मूव करेगा किशमिश के अंदर। पानी लो कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन में, जहां शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो हो रहा है, अगर हम उसको रोकना चाह रहे हैं तो बाहर से हमें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। तो जो बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए या बंद हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो बाहर से हम प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब जैसे मान लो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहां पे आपका स्टार्च है, यहां पे 10% का स्टार्च है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन अलग है। तो लो कंसंट्रेशन से स्टार्च कहां मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन में, और थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है ऑस्मोसिस, और डिफ्यूजन उल्टा है, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। जैसे अगरबत्ती जलाई, वो पूरे रूम में थोड़ी देर बाद फैल गई, तो वो क्या है, डिफ्यूजन। लेकिन किशमिश पानी में डाली और किशमिश फूल गई, तो उसमें से पानी मूव करा है किशमिश में, यानी पानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है जहां शुगर ज्यादा है। इसमें एग्जांपल में भी आप देखोगे तो स्टार्च 4% वाला 10% की तरफ जा रहा है, क्योंकि 10% वाले में कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब कुछ हमारे सॉल्यूशन होते हैं हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है दूसरे से, जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। अगर दूसरे की ज्यादा है तो दूसरा क्या है, हाइपरटोनिक, और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो वो है आइसोटोनिक। ठीक है, हमारी बॉडी में हमें अपना जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों होते हैं। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। देखो कैसे, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर 5% ग्लूकोज होता है, 0.9% NaCl होता है। ठीक है, जो हमारे आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन का लगा दें तो आरबीसी में से पानी बाहर की तरफ जाएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएंगी, श्रिंक। और अगर हमने उसके अंदर कम कंसंट्रेशन का लगा दिया तो NaCl सेल में से भागेगा बाहर। ठीक है, या तो सेल फूलेगी या सेल श्रिंक करेगी, तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। कई बार हमें इंजेक्शन लगवाते हैं तो हमारी जो गांठ बन जाती है, फुलावट आ जाती है वहां, वो इसलिए आती है कि हम लो कंसंट्रेशन का जब लगा देते हैं तो वहां से वाटर भागता है इसमें, सेल में, आरबीसी में, और ज्यादा कंसंट्रेशन का लगा देंगे तो आरबीसी से वाटर भागेगा बाहर, तो श्रिंक हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रीजनिंग में क्वेश्चन भी आता है। ये हीमोलाइसिस है कि हमारा वाटर जो है वो सेल में घुस गया। क्यों घुसा, क्योंकि हमने क्या करा, जो हमारा जो सॉल्यूशन या इंजेक्शन जो हमने लगाया वो लेस कंसंट्रेशन का है, तो वाटर मूव करेगा लेस टू हायर। ठीक है, तो ये सेल क्या कर जाएगी, फूल जाएगी, तो इससे हमें ऑडिमा हो जाता है या एक गांठ बन जाती है वहां। तो ये तो हीमोलाइसिस है। और अगर मान लो हमने ज्यादा कंसंट्रेशन का लगा दिया तो वो सिकुड़ जाएगी। ये आइसोटोनिक है कि ना तो ज्यादा कंसंट्रेशन है, 0.9% का NaCl का सॉल्यूशन ही हमने इंजेक्शन में लगाया है, तो हमारे सेल पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने बेसिकली जो है इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम पे जो कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं वो सिरिंज को क्या करते हैं, 0.NaCl के सॉल्यूशन में थोड़ा डुबा के रखते हैं, जिससे वो हमारी सेल के बराबर आइसोटोनिक हो जाए। तो हमारी सेल है आरबीसी, वो ना तो श्रिंक करे और ना स्वेल करे। स्वेल करेगी तो भी दिक्कत है, श्रिंक कर जाएगी तो भी दिक्कत है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पाई जो है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। सी का मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उतना ही हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ा उतना ही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, R जो है आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.082 होती है अगर एटमॉस्फेयर पर मोल ले रहे हैं तो, और T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आप निकाल रहे। ये वही हमें बताया हुआ है नीचे कि हमारा जो ब्लड सॉल्यूशन है उसका जो 0.9% का NaCl सॉल्यूशन होता है, तो अगर हमने नॉर्मल सैलिन अगर लगाया तो कुछ नहीं होगा, लेस साल्ट कंसंट्रेशन लगाएंगे तो हाइपोटोनिक हो जाएगा यानी फूल जाएगा, और ज्यादा कंसंट्रेशन का लगाएंगे तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, 0.9% से ज्यादा का लगाएंगे तो श्रिंक करेगी, और उससे कम का लगाएंगे तो स्वेल करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दिमाग में फिट कर लेना आप। ठीक है, नाउ कुछ कई बार एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी आता है। ठीक है, ये अब हमारे सिलेबस से हट गया है। वैसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो पानी में जाकर टूट जाते हैं, जैसे NaCl है, NaCl पानी में मिलाओगे Na का आयन अलग हो जाएगा, Cl का आयन अलग हो जाएगा, तो वो डबल चेंजमेंट लाएगा, वो I हो जाता है वेंटो फैक्टर। तो इनके अंदर हम जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सब में क्या करा, I लगा दिया। ठीक है, पर ये क्योंकि पोर्शन हट गया है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, जो हमारे सारे फॉर्मूले हैं, जैसे हमारा वेपर प्रेशर का था उससे भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं,
जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था उसमें भी मोलर मास निकाल सकते हैं। तो वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ आपने अब उसको मोलर मास निकालना है किसका, सॉल्वेंट का। तो हम इन फॉर्मूले से जो हमने 4 पढ़े हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो हम उनके मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है, इसको आपने करके देखना है कि हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने आज पढ़ा है, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी है जो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती हैं किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। कौन कौन सी हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इनका हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का एक और इंपॉर्टेंट रोल है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां पे भी क्या हो रहा है, जो ऑस्मोसिस हो रही है, जो हमारा खारा पानी है वो क्या करता है, खारे पानी में से पानी मूव कर जाता है। वैसे तो जो पानी हमारा प्योर है वो मूव करेगा खारे पानी की तरफ, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई में जाता है। लेकिन अगर हम बाहर से प्रेशर लगा दें तो क्या होगा कि पानी सारा मूव कर जाएगा प्योर की तरफ, और जो नमक का कंटेंट है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से वहीं रह जाएगा। तो हम जो घरों में आरओ लगाते हैं, वो आरओ क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने ऑस्मोसिस को क्या कर दिया है, रिवर्स, बाय अप्लाइंग प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोसिस हो रहा था, पानी मूव कर रहा था सॉल्ट की तरफ, लेकिन हम जब बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो प्योर वाटर मूव कर जाएगा, साल्ट को वहीं छोड़ जाएगा और हमारा वाटर जो है प्योर हो जाएगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसी तरह से सड़कों पे हम नमक छिड़कते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है। तो वो जो जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वहां पे वो क्या होगा, जो आइस जमी हुई है पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या कर दिया, डिप्रेशन कर दिया फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, तो ये चीजें एप्लीकेशन जो है रीजनिंग के, ये आपने इसमें जरूर करनी है। तो कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, किसी भी पोर्शन में, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक एक टर्म समझा दी है। न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस खुद करनी है। कहीं पे कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर होंगी। आपको क्लियर कोई डाउट है, इसको वीडियो को वापस देखो। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे आप व्हाट्सएप करके या टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।